हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 10 और अध्याय का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 11th के 9 चैप्टर्स जो हैं 9 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है और उसमें लेसन 6 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर आपने वो सभी भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी प्लेलिस्ट का, वहां से जा करके आप उन सभी को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए अब बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र क्या होता है, अभी हम लोग जानेंगे कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं क्या होती है इसके बारे में। एक प्रारूपी चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होता है। अब देखिए, प्रारूपी चक्र, प्रारूपी का मतलब यहाँ हो रहा है, बात हो रही है यूकेरियोटिक कोशिका की, यानी एक प्रारूपी यूकेरियोटिक कोशिका का जो चक्र होता है वो देखने को कहाँ मिलता है, तो मनुष्य के कोशिका में मिलता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित हो जाती है। अब देखिए कितना देर में विभाजित होती है, तो प्रत्येक 24 घंटे में जो मनुष्य की कोशिकाएं होती है वो विभाजित हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जीवों में ये 24 घंटे में ही विभाजित हो। कुछ जीवों में यह 20-25 मिनट 90 मिनट में भी विभाजित हो जाती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। यानी भले ही अलग अलग जीव में, क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग टाइम होता है, या फिर एक ही जीव की अलग अलग कोशिकाओं को विभाजित होने में अलग अलग समय लग सकता है। उदाहरणार्थ, यीस्ट की कोशिका चक्र के पूरा होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। ठीक है, जहां मनुष्य की कोशिका चक्र को पूरा होने में 24 आवर्स लग रहा था, वहीं यीस्ट की कोशिका चक्र में कितना देर लगता है, तो 90 मिनट ओनली लगता है, केवल 90 मिनट। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं, यानी अगर हम कोशिका चक्र की जितनी प्रवस्थाएं हैं उनको बांटे तो मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अंतरावस्था, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेज, अंतरावस्था यानी इंटरफेज, और दूसरा है एम प्रवस्था, जिसे हम लोग सूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस फेज भी कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि कैसे कोशिका का चक्र हो रहा है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र है यही एम फेज है, यानी इसे सूत्री विभाजन का फेज कहते हैं। बाकी जो था वो अंतरावस्था था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्री विभाजन यानी एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन का दो विधि होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो यहाँ पे जब भी कोशिका विभाजन अभी आपसे बोला जाए इस टॉपिक में, तो आप समसूत्री विभाजन ही समझिएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सूत्री विभाजन में एम फेज किसको कहते हैं, तो एम फेज उसको कहते हैं जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। अब देखिए, जब से एम फेज शुरू हुआ है और एम फेज शुरू होकर समाप्त हो गया, उसके बाद से लेकर जब फिर दोबारा एम फेज शुरू होगा, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम अंतरावस्था कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका में औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। अब देखिए, इस बात को आप यहाँ पर समझिए कि जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कितना देर लगता है, 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा में जो 23 घंटा होता है ये अंतरावस्था रहता है, यानी इतना देर में वास्तव में कोशिका विभाजन नहीं होता, बल्कि कोशिका विभाजन के लिए तैयारियां चल रही होती है। मेन कोशिका विभाजन कब होता है, मात्र 1 घंटे में।
जो लगभग 95% है। 95% समय है वो किसमें चला जाता है, अंतरावस्था में चला जाता है, और मात्र 5% ही समय लगता है जिसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। अब देखिए, केंद्रक का जब विभाजन होता है तो उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अभी याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, तो बोलिएगा केंद्रक के केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। जो संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, पृथक्करण मतलब अलग होना, यानी सूत्रीय विभाजन समतुल्य होता है, और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। अब फिर यहाँ पे भी आप समझिए कि जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, मैंने तो ये बात आपको बता ही दिया था। तो अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था को क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था, विश्राम प्रवस्था। क्यों कहते हैं विश्राम प्रवस्था, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम इसमें तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, केवल तैयारियां ही चलती रहती है। यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारियां होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। ठीक है, तो दोनों होता है, कोशिका में वृद्धि भी होती है और डीएनए का प्रतिकृतिकरण भी होता है। अंतरावस्था को 3 प्रस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। तो जो अंतरावस्था उसको कितने भागों में फिर से बांट सकते हैं, 3 प्रवस्था में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कोशिका विभाजन के चक्र को 2 भागों में बांटे थे, एक एम फेज में और दूसरा अंतरावस्था में। और फिर अंतरावस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था, दूसरा है संश्लेषण प्रवस्था, और तीसरा है पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रवस्था। जिसे देखिए, यहाँ पे पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था को जीवन फेज कहते हैं, संश्लेषण प्रवस्था को एस फेज कहते हैं, और पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रवस्था को G2 फेज कहते हैं। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था यानी जीवन फेज समसूत्री विभाजन व डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है, तो समसूत्री विभाजन तथा डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को, यानी जब से समसूत्री विभाजन हुआ है वहां से लेकर डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच का जो समय होता है उसे प्रदर्शित करता है क्या, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था, यानी जिसे जीवन फेज कहते हैं। जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती रहती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि उपापचयी क्रिया तो चलता रहता है, जितनी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सभी चलती रहती है और कोशिका में लगातार वृद्धि होती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। यानी कोशिका में वृद्धि होगा, वो उपापचयी क्रियाएं भी करेंगे, लेकिन उनका जो डीएनए है उसमें प्रतिकृति नहीं होगी। एस फेज या संश्लेषण फेज के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। अब जो दूसरा प्रवस्था था संश्लेषण प्रवस्था, वो क्या है, तो पहली प्रवस्था जो थी पश्चसूत्री अंतरकाल प्रवस्था यानी जीवन फेज, उसमें तो कोशिका में वृद्धि होती है लेकिन डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। जबकि जो दूसरा अवस्था है यानी संश्लेषण प्रवस्था, इसके दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति शुरू हो जाती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यानी अब संश्लेषण प्रवस्था में जब कोशिका पहुंचती है तो क्या होती है, उसकी जो डीएनए की मात्रा होती है वो 2 गुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से दर्शाया जाए या 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाएगी। यानी संश्लेषण प्रवस्था में क्या होगा, मान लीजिए कोई कोशिका है और इसकी जो मात्रा है डीएनए की वो कितनी है, 2C है। टोटल इसकी मात्रा को अगर हम 2C से दिखाएं तो संश्लेषण के बाद वो क्या हो जाएगा, संश्लेषण क्रिया जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये 4C, यानी दोगुना हो जाएगा। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भले ही डीएनए की मात्रा बढ़ करके 2C से 4C हो जाए, मतलब दोगुनी हो जाए, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या होती है वो वृद्धि नहीं होती है, उनमें वृद्धि नहीं होती है। जितने गुणसूत्र पहले थे उतना ही गुणसूत्र बाद में भी रहेंगे। यदि जीवन प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2N गुणसूत्र है तो इस प्रवस्था के बाद भी इसकी संख्या
वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n होगी। यानी अगर किसी कोशिका में कोई कोशिका है जो द्विगुणित है, यानी उसमें 2n गुणसूत्र है, यानी मानव की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र है, ठीक है, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र है। तो क्या होगी, जीवन फेज के बाद भी उनकी संख्या कितनी रहेगी, तो उनके बाद भी उनकी संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े ही रहेगी। ये मत सोचिए कि दुगुनी होती है तो 23 से बढ़ करके 46 जोड़े हो जाए, ऐसा नहीं होता। चलिए ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, पादप व प्राणी अपने जीवन काल वृद्धि कैसे करते हैं, मतलब पादप और प्राणी है अपने जीवन भर कैसे वृद्धि करते रहते हैं, ये आपको सोचना है। क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं पत्तियों के प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? तो आपको पता होगा जो पौधों में विभाज्य उत्तक होता है यानी विभज्योतक होता है, उनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और कोशिका विभाजन से ही उनमें वृद्धि होते रहता है। क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस उत्तक का नाम बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, उसे क्या कहते हैं, विभज्योतकी या फिर विभज्योतक कहते हैं, या फिर उन्हें मेरिस्टेम उत्तक कहते हैं। उनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती है, इसलिए इसे विभज्योतिकी उत्तक भी कहते हैं। जी मैंने आपको ये बताया है। क्या प्राणियों में भी ऐसा कोई विभज्योतिकी उत्तक मिलता है? अब आपको बताना है क्या मानव में भी ऐसा कोई प्राणी उत्तक है जो हमेशा विभाजित होता रहता है? तो आपको ही पता होगा कि मानव में भी क्या होता है, कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है। अगर मानव में कोशिका विभाजन नहीं हो तो इसमें भी वृद्धि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। प्राणी कोशिका में एस प्रवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनने लगती है। अब जैसे ही डीएनए की प्रतिकृति बनने लगती है, उसके साथ में क्या होता है, तारक केंद्र का इसका भी प्रतिकृतिकरण होने लगता है, यानी इसकी भी प्रतिकृति बनने लगती है, ठीक है। और कोशिका वृद्धि के साथ जो सूत्री विभाजन है यानी G2 प्रवस्था के दौरान क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण भी होने लगता है। तो आपने देखा कि जो पहला फेज था यानी जीवन फेज था, उसमें क्या होता है, केवल कोशिका वृद्धि करती है। दूसरा फेज जो संश्लेषण का प्रवस्था था, उसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है। और ये जो G2 फेज है, इसमें डीएनए की प्रतिकृति तो हो ही रही थी। उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र की भी प्रतिकृति बनती है। और G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन का भी निर्माण होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी जान लेते हैं। पहले यहाँ पे आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिकाओं में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। ये स्कूल लेवल पे ये प्रयोग कराए जाते होंगे, पता नहीं आपने किया है कि नहीं, लेकिन अगर आपने प्याज पे आप प्रयोग करेंगे तो आप वहां पे आराम से सूत्री विभाजन को देख सकते हैं। जबकि आप युग्मकों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे आपको और सूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एस व एम प्रवस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में एम प्रवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो G1, S तथा G2 प्रवस्था में इसके बाद कितनी मात्रा होगी? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर अभी बताया ही था कि कैसे चेंज होता है, जीवन फेज में कैसे गुणसूत्र में चेंज होता है या कोशिका द्रव्य में कैसे चेंज होता है, फिर एस फेज में कैसे होता है और G2 फेज में कैसे होता है। तो मैं चाहूंगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। देखिए, जितने सारे विकसित जीव हैं यानी और उसकी जो प्रौढ़ प्राणी हैं, प्रौढ़ प्राणी मतलब जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। जैसे हृदय कोशिका है, अन्य सारी कोशिकाएं भी है, अगर होती भी है तो यदा कदा यानी कभी कभी। और कब होंगी? ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को बदलने की आवश्यकता होती है, यानी उसमें से जो आवश्यक कोशिकाएं हैं उसमें से कोई कोशिका मर जाती है, मृत हो जाती है, या उसमें कोई बीमारी हो जाती है,
तभी नई कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी G0 या GO कहते हैं। अब देखिए, जिन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा वो क्या करती हैं, जीवन फेज में पहुंचती है और वहां से निकल करके क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शांत अवस्था या G0 कहते हैं, GO भी कह सकते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। ठीक है, तो इसमें विभाजन नहीं होता है, लेकिन विभाजन ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा, ऐसा नहीं है, विभाजन हो भी सकता है। कब होगा, जब उसमें की कोई कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं या कोई मृत्यु हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो मरम्मत करने के लिए कोशिकाओं का विभाजन होता है वो जीवन भर चलता रहता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। देखिए, जो प्राणी है उसमें सूत्री विभाजन आपको तभी देखने को मिलेगा किसमें, केवल जो द्विगुणित होते हैं उनकी कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, पादपों में कैसे मिलता है, तो सूत्री विभाजन सब में मिलेगा, द्विगुणित में भी और अगुणित में भी। पादपों में पीढ़ी एकांतरण अध्याय 3 के बारे में मैंने बताई, आप अध्याय 3 का वीडियो देख सकते हैं। तो पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें। इन्हें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई देता है। जी, आप देख सकते हैं अध्याय 3 का अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या होता है, जो ये समसूत्री विभाजन होता है वो दोनों में होता है, द्विगुणित अवस्था में भी और अगुणित अवस्था में भी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे समसूत्री विभाजन अवस्था के बारे में, जिसे एम प्रवस्था कहते हैं। इसको काफी डिटेल में जानेंगे और आगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। बुरा लगा है तो इसको डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।